नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटी चैप्टर 9 आज ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो दोस्तों, लास्ट के ठीक है, तो बिना समय गवाए पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेचती रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। चलो दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं। बच्चू माझी एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने वहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल के 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे सब रोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ से कितना
कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते व डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी जगह भी हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर ही काम करते हैं। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रहा है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारे देश के शहरी इलाकों में 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अभी इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय किए जाएंगे। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। बाजार में हम जब बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गई जिससे हमारी बारी न चल जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम को 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मेरे तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलसिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि मैं कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से ही मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से ये बाज़ार आसपास रहने वालों लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना
की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद होगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सीने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे कि बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आहा, जान में जान आई। मोड़ पर पड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करते करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे हैं होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं, ट्रकों में से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थीं जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जो कपड़े तैयार कर रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तय करने के लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। ठीक है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाले एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट जाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये और अतिरिक्त के 100 रुपये तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जे की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर नियमित रूप से काम करने में लगे हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल पाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम। फैक्ट्री में मजदूर दिनों रात की पोलियो में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की
मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले आया, जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी मैनेजर का काम करती है। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान का इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है, उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्या पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है और वे उम्मीद भी रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। वो ये समझाने चाह रहे हैं कि एक सरकारी नौकर को क्या क्या फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि एक मजदूर जो मतलब प्राइवेट काम करते हैं उनका और सरकारी नौकर में क्या डिफरेंट है। छुट्टियाँ, इतवार राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारियों उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाता है और अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। ये देखो, महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपनी कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय हो जाता है कि उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है, उसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह रैन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपये का एक बिस्तर प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पानी बीड़ी वालों की दुकान को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं।
और उनसे उधार भी लेते हैं। अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। स्रोत हिंदू ऑनलाइन अमन सेठी। तो इसका मतलब क्या है कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के पास स्थायी काम नहीं होता है, वे दिहाड़ी मजदूरी होते हैं और विभिन्न तरह का काम करते हैं, जैसे मकान बनाने का काम करने वाले राजमिस्त्री, घरों में रंग पेंट करने वाले मिस्त्री, फर्नीचर का काम करने वाले मिस्त्री, प्लम्बर का काम करने वाले, वजन उठाने या खुदाई का काम करने वाले मजदूर इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो स्थायी काम न होने का गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके रहने और खाने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती। हमने पढ़ा था कि जिसे काम नहीं मिलता उसे पूरा दिन लेबर चौक पर ही बैठे रहना पड़ता है और शाम को खाने के लिए उधार लेना पड़ता है। और जब कई दिनों तक लगातार काम नहीं मिलता तो कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इनके साथ कार्यस्थलों पर भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। निश्चित समय से अधिक समय तक काम करवाया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार इनका जीवन काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। जैसे अपने देखा था नाम और काम की जगह, आय, काम की सुरक्षा, सुविधाएं, स्वयं का काम या रोजगार। तो बच्चू बांजी की जगह क्या थी? सड़क। क्या थी? सड़क। और रुपए क्या थे? 100 प्रतिदिन। ठीक है, और काम की सुरक्षा इनको नहीं थी। ठीक है, और सुविधाएं नहीं थी, सुविधा भी नहीं थी, मतलब सुरक्षा भी नहीं थी और सुविधा भी नहीं थी। ये क्या था? स्वयं का रोजगार था। क्या था? स्वयं का, अपना खुद का था, खुद का रोजगार था। हरप्रीत और वंदना ये क्या करते थे? काम क्या था? शोरूम। इनका शोरूम था। इनको अच्छी आय लेकिन निश्चित नहीं थी। इनको अच्छी आय थी लेकिन निश्चित नहीं थी। और काम की सुरक्षा, हाँ इनको काम की सुरक्षा थी। और इनको सुविधाएं थी, कार और प्लेट खरीद लिया था, इन्होंने खुद ने खरीद लिया था। और इनका खुद का, इनका स्वयं का काम था। निर्मला कपड़े सीने की फैक्ट्री में थी और इनको प्रतिदिन क्या मिलता था? 80 रुपये। और काम की सुरक्षा नहीं थी, इनको भी नहीं थी, क्योंकि और सुविधा इनको भी नहीं थी। और स्वयं का काम क्या था? रोजगार था। ठीक है, सुधा कंपनी और इनकी 30,000 प्रतिमाह थी और इसका काम की सुरक्षा थी, हाँ थी। और इसको सुविधा क्या थी? भविष्य निधि, छुट्टियाँ, मतलब इनका भविष्य निधि, छुट्टियाँ, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब थी ना। और रोजगार क्या था इनका? रोजगार गवर्नमेंट था शायद, हाँ गवर्नमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग होता है? हमने पढ़ा था एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वालों के निश्चित मासिक आय होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे भविष्य निधि को, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, मकान का किराया इत्यादि। काम करने का निश्चित समय और घंटे निश्चित होते हैं, जबकि अनियमित कर्मचारी की मासिक आय निश्चित नहीं होती। वह जितने दिन काम करता है उतने दिनों का पैसा मिलता है। कोई निश्चित छुट्टी नहीं होती, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, काम समय और घंटे निश्चित नहीं होती, काम की भी कोई सुरक्षा नहीं होती। ठीक है, हमने पढ़ा था। फोर्थ, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं? आपने पढ़ा था सुधा को वेतन के अलावा बहुत से फायदे थे, जैसे रविवार और राष्ट्रीय अवकाश छुट्टियां मिलती थी, वार्षिक छुट्टियां मिलती थी, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, बीमार होने पर चिकित्सा अवकाश था, भविष्य निधि की सुविधा, मतलब भविष्य निधि की सुविधा थी। ठीक है, फिफ्थ, नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम पर एक ही वे किस प्रकार की चीजें सुविधाएं मुहैया कराते हैं? दुकानों या दफ्तरों के नाम, चीज़ों, सेवा के प्रकार। जैसे आप बढ़ सकते हो, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई सुनील नाम का कोई डेयरी वाला ले लो, वो उसकी चीज़ों की प्रकार बता सकते, जैसे दूध और दूध से बनी वस्तुएं। गैस एजेंसी ले सकते हो, गैस एजेंसी में क्या होता है, खाना पकाने के लिए LPG गैस की बुकिंग और डिलीवरी कर सकते हो। जैसे दिल्ली जल बोर्ड ले लो आप, दिल्ली में पानी की सप्लाई से, जैसे NDPL ले लो, उत्तरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई, अस्पताल ले लो, जैसे विभिन्न प्रकार की सुविधा कराने। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके साथ अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है कि NCERT क्लास 6 की हमने हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट कर लिया। इससे आगे हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।